Dear students, now we will discuss electromagnetic waves in conducting medium. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस वो कैसे बिहेव करेंगी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंडक्टिंग मीडियम में कैसे बिहेव करेंगी और उनका वेव इक्वेशन हम निकालेंगे किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो अभी यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कंडक्टिंग मटेरियल के लिए हमारा जो करंट डेंसिटी होता है J, वो इक्वल टू होता है सिग्मा यानी कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको साथ में मेंशन भी किया है कि जो सिग्मा है ये आपका कंडक्टिविटी है, E है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, J है वो आपका करंट डेंसिटी है। जो आपका रो होगा यानी कि जो चार्ज डेंसिटी होगा वो आपका 0 होगा कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो आपकी सिर्फ सरफेस पे रहती है, ठीक है ना। जो करंट होता है वो आपका सरफेस पर फ्लो करता है, वॉल्यूम में फ्लो नहीं करता है। और ये चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम है रो, ठीक है। तो ये आपकी कंडक्टिंग मीडियम में 0 होगी। तो जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम J की जगह रख देंगे J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, और रो की जगह हम क्या रख देंगे 0। तो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन क्या बन जाएंगी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर? मैक्सवेल इक्वेशन हमारी बन जाएंगी डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू 0, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पे ना तो रो आता है ना जे आता है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी थर्ड वाली जो इक्वेशन है उसमें भी ना रो आता है ना जे आता है, वो बन गया आपका डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। अब b की जगह अगर आपको h का इस्तेमाल करना है तो आप जानते हो कि b इज इक्वल्स टू क्या होता है, b इज इक्वल्स टू होता है आपका म्यू इंटू एच। म्यू क्या है? म्यू है आपकी परमिएबिलिटी और h आपका मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। b इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो H की फॉर्म में क्या बन गया, डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस म्यू इंटू डेल एच बाय डेल टी। फोर्थ इक्वेशन है उसमें J आता है, तो J की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पे, J की जगह हमने रख दिया सिग्मा इंटू ई, ठीक है। और ये हमारा बन गया डेल क्रॉस B इज इक्वल्स टू म्यू इंटू सिग्मा इंटू ई प्लस म्यू एप्सिलन डेल ई बाय डेल टी। आप जानते हैं यहाँ पे कि एप्सिलन डेल ई बाय डेल टी क्या है आपका, जे डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो अब ये चारों इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन निकालेंगे। तो वेव इक्वेशन आप जानते हैं सेकेंड ऑर्डर की होगी, और वो वेव इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम शुरू करेंगे इसका, मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड, ये वाली इक्वेशन जो है आपकी डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसका दोनों साइड पे कर्ल ले लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ लिखा है हमने, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिला हमको, डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस क्या था, माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो डेल बी बाई डेल टी का डेल क्रॉस, डेल्टा ऑपरेटर आपको मालूम ही है क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है, डेल्टा इज इक्वल्स टू होता है आपका डेल बाय डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल बाय डेल वाई, वाई कैप प्लस डेल बाय डेल जेड, जेड कैप, ठीक है। तो ये आपका जो डेल्टा ऑपरेटर है ये बी पे ऑपरेट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल टी, ये ऑपरेटर बाहर, डेल क्रॉस बी। अब यहाँ पे डेल क्रॉस बी की फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलम डेल ई बाय डेल टी। जे की जगह रख देंगे सिग्मा ई, ये रहा सिग्मा ई, ये रहा जे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका जो डेल क्रॉस ई बना है, इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो इसका एक्सपेंशन किसके बराबर होता है, ये होता है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस डेल स्क्वायर
ई, ठीक है। सो डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई, ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है, ये आपका फॉर्मूला है डेल क्रॉस ए इज इक्वल्स टू डेल ऑफ डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान देंगे कि डेल डॉट ई की वैल्यू 0 होती है, तो ये फर्स्ट वाली टर्म पूरी की पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाली टर्म बची माइनस का डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाय डेल टी म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। अब ये वाली जो चीज है इसी को आप फर्दर रीअरेंज करेंगे और डेल बाय डेल टी को, ये डेल बाय डेल टी किस पे ऑपरेट करेगा, म्यू और सिग्मा तो पर्टिकुलर मीडियम के लिए फिक्स है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका म्यू सिग्मा बाहर, ये रहा आपका म्यू सिग्मा बाहर, और ये आपका बन गया डेल ई बाय डेल टी। ऐसे यहाँ पे म्यू सिग्मा एज इट इज, और जब ये डेल बाय डेल टी इस पे ऑपरेट करेगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर। तो आपका ये इक्वेशन क्या आ गया, आपका इक्वेशन आ गया डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाय डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कहेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसके बाद में आप आ जाएंगे सिमिलरली, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन निकालनी है तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से निकाली जाएगी, बस अंतर ये रहेगा कि आप फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लेंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए दोबारा से सॉल्व नहीं करते हैं, सिंपली हमको मालूम है कि जस्ट आप ई को बी से रिप्लेस कर दीजिए, इक्वेशन यही आएगी, यानी ई की जगह आप क्या लिख देंगे, डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू सिग्मा डेल बी बाय डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0, वो बन जाएगी वेव इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो सॉल्व करके आएगी यही, ठीक है। प्रोसीजर यही होगा कि फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट लिख करके हमने यहाँ पे लिखा है कि डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू सिग्मा डेल बी बाय डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर बी बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, ये हो गई वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन से ही हम सॉल्यूशन निकालते चले जाएंगे आगे तक, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंसीडर करते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो आपकी इक्वेशन थी ये वाली, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, लेट द जनरल सॉल्यूशन इज ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर ऑफ जे इंटू के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका एक्स डायरेक्शन में है, सॉरी ये यहाँ पे एक्स आ जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है, तो उस वक्त आप इसका जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से कंसिडर करेंगे कि ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट ई टू द पावर ऑफ जे इंटू के जेड माइनस ओमेगा टी। अब आपको मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में जहाँ पे EM वेव्स इन फ्री स्पेस था, वहाँ मैंने बताया था कि इस तरीके के सॉल्यूशन के लिए, जैसा सॉल्यूशन ये हमने यहाँ पे लिखा है जनरल सॉल्यूशन, ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट ई की पावर जे इंटू के जेड माइनस ओमेगा टी। यहाँ के लिए जब भी आप इस वाले सॉल्यूशन पे डेल बाय डेल एक्स या डेल बाय डेल वाई या डेल बाय डेल जेड को ऑपरेट कराओगे, तो वैसी स्थिति में जो डेल्टा ऑपरेटर है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका जेके के। वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, जेके के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आपका, ठीक है। ऐसे ही जेके के क्यों इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी इस पर डेल्टा ऑपरेटर ऑपरेट कराओगे तो जेड का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है यानी कि जे इंटू के, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन में सामने आ जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रह जाएगा,
ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि डेल्टा ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू जे के, एंड नाउ डेल बाय डेल टी ऑपरेटर जो है वो इक्विवेलेंट होगा माइनस जे ओमेगा। वो जे ओमेगा के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये वाला जो जे है, ये जे को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इस जे के साथ ये ओमेगा आ जाएगा, जे ओमेगा बन गया माइनस माइनस जे ओमेगा, किसका कोफिशिएंट है? टी का। अब ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे आपका, ये जो ऑपरेटर है ये किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो? टी के रेस्पेक्ट में, यानी टी का जो कोफिशिएंट होगा हर बार वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमने ये मान लिया कि डेल बाय डेल टी इज इक्विवेलेंट टू माइनस जे ओमेगा। समझ गए? तो अभी हमको यहाँ से जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ध्यान देंगे कि डेल्टा की जगह हम रख देंगे जे के, और डेल बाय डेल टी की जगह हम रख देंगे माइनस का जे ओमेगा। ठीक है, अब ये कहाँ रखेंगे? ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन सॉल्व की थी ना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थी। ठीक है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में डेल्टा की जगह हम रख देंगे जे के, और डेल बाय डेल टी की जगह रख देंगे माइनस का जे ओमेगा। जब इसको रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारी इक्वेशन है। डेल्टा की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे, इसमें ले लेते हैं ये वाला कलर। डेल्टा की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया? जे के, तो उसका स्क्वायर आ गया, ई की जगह ई, म्यू सिग्मा की जगह म्यू सिग्मा, डेल ई बाय डेल टी। अब यहाँ पे डेल बाय डेल टी की जगह क्या आ गया? डेल बाय डेल टी की जगह माइनस का जे ओमेगा, ई आपका एज इट इज आ गया यहाँ पे, ये रहा, म्यू एप्सिलॉन आपका एज इट इज आ गया, डेल बाय डेल टी का होल स्क्वायर है तो डेल बाय डेल टी की जगह माइनस का जे ओमेगा आ गया, और ई आपका एज इट इज आ गया। अब जे जो है आपका क्या है? जे आपका यहाँ पे आयोटा का काम कर रहा है, और अब आप कहेंगे आयोटा का काम कर रहा है तो इसको आई से क्यों डिनोट नहीं किया? इसको आई से इसलिए डिनोट नहीं किया क्योंकि ईएमटी में जो आई सिंबल है आपका, ये आई सिंबल ये करंट के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने आयोटा के लिए आई का इस्तेमाल ना करके हमने यहाँ पे जे के लिए जे का इस्तेमाल किया है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने के लिए। तो जे की वैल्यू अंडर रूट -1, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो जे स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दी, के स्क्वायर एज इट इज। थ्रू आउट द इक्वेशन ई से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये आपका इधर 0 हो गया। अभी ये हो गया आपका म्यू एज इट इज, सिग्मा एज इट इज। उसके बाद अगेन यहाँ पे ये है माइनस जे ओमेगा, तो ये आपका जे यहाँ पे और ओमेगा यहाँ पे। थ्रू आउट द इक्वेशन हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो इसीलिए यहाँ पे प्लस है आपका। ठीक है ना? उसके बाद में सॉरी, माइनस से मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, तो ये माइनस आपका इधर आ गया, तो इसके साथ मिलकर के ये आपका यहाँ पे बन गया प्लस। ठीक है, अब इसके बाद में आपका म्यू एज इट इज, एप्सिलॉन एज इट इज, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? -1। तो माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बना देंगे? जे स्क्वायर का माइनस और ये माइनस मिलके आपका यहाँ पे प्लस बना देंगे, ये प्लस बन गया, तो ये आ गया म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे के स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया? के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया, ये के स्क्वायर है, इसको आप उधर भेज दो या थ्रू आउट द इक्वेशन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ गया के स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू सिग्मा ओमेगा जे प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जे के साथ वाला जो पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, और जो बिना जे का है, यानी जिसमें आपका आयोटा नहीं है, जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर साथ में अटैच नहीं हो रहा, वो आपका रियल पार्ट हो गया। यानी कि k हमारा कैसा बन गया? k यानी कि प्रोपगेशन वेक्टर हमारी कैसी है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। प्रोपगेशन वेक्टर कैसे है? इसमें हमारी कंडक्टिंग मीडियम में जब ईएम वेव ट्रेवल करती है तो वहाँ पे प्रोपगेशन वेक्टर कैसी हो गई? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गई। देयरफॉर हम ये मान लेते हैं कि लेट k इज इक्वल्स टू क्या है? अल्फा प्लस जे बीटा। k इज इक्वल्स टू एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट मान लेते हैं कि मान लो k इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, तो k स्क्वायर क्या हो गया हमारा? k स्क्वायर हमारा हो गया
अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर इज अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा जे बीटा। तो जे स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू जे। तो ये हो गया आपका इक्वल टू के स्क्वायर के। नाउ यहाँ पे जब आप कंपेयर करोगे, आपने ऑलरेडी देख लिया कि के स्क्वायर की वैल्यू जब अल्फा प्लस जे बीटा का होल स्क्वायर किया तो ये आ गई, और जो हमारा के स्क्वायर यहाँ से निकला था डेल्टा वगैरह की सबकी वैल्यू पुट करके ये आया था म्यू सिग्मा ओमेगा जे प्लस म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा निकला था। इसमें ये हमारा इमेजिनरी पार्ट था, ये हमारा रियल पार्ट था। जब कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, रियल पार्ट आ जाएगी अल्फा की वैल्यू विच इज म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर, और बीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, म्यू सिग्मा ओमेगा। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सॉरी अल्फा बीटा की नहीं, जो आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब आप कंपेयर करेंगे, येलो कलर को येलो कलर से आप कंपेयर कीजिए क्योंकि ये हमने मैच कराए हुए हैं। ये आपका रियल पार्ट हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू म्यू सिग्मा ओमेगा। नाउ ये हमने यहाँ रख लिया, रानी कलर में हमने यहाँ पे इसको शेड किया है। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर एंड 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, म्यू सिग्मा ओमेगा। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। अगर क्या हो कि अगर हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो हम आसानी से दोनों इक्वेशंस को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा का होल स्क्वायर। नाउ दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। कौन कौन सी दो इक्वेशंस को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कट जाएगा आपस में, इक्वेशन नंबर 9 एंड 10। तो आपको मिल गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर, ये ऊपर वाला पार्ट, प्लस म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन लिया और स्क्वायर रूट के बाहर आया तो एक म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर हमने पूरा स्क्वायर को कॉमन लिया था, तो ये आ गया आपका 1 प्लस म्यू सिग्मा ओमेगा डिवाइडेड बाय म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू से म्यू कट गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, तो ये हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 2 इसके साथ भेज दो, म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर बाय 2, म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लेके ये बच गया, इसकी जगह यहाँ पे ये बचा 1, ठीक है, ये आपका बाहर चला गया, ये 1 आपका ये रहा और ये वाला पार्ट आपका ये रहा। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलन ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल्स टू निकालेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ से हमारी क्या निकल गई, अल्फा की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा के लिए क्या है, अब पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था 9 10 को, इस बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस यही वाला पार्ट आपका सिग्मा बाय एप्सिलन ओमेगा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बीटा की वैल्यू निकल के आ गई ये अंडर रूट म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर बाय 2
-1 प्लस √1 प्लस सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा का होल स्क्वायर। सिंपली आपको 9 और 10 को एक बार ऐड कर देना है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो k है यानी कि प्रोपेगेशन वेक्टर है वो अल्फा प्लस जे बीटा की टर्म्स में आया है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में जो जिसका सॉल्यूशन हमने देखा था ये वाला E इज इक्वल्स टू ई नोट इंटू ई की पावर j इंटू अल्फा प्लस जे बीटा इंटू जेड माइनस जे ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ई नोट इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस बीटा जेड इंटू ई की पावर जे अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ये कैसे आया आपका? सिर्फ k की जगह अल्फा प्लस जे बीटा आपने यहाँ पे रख दिया और उसके बाद में सिंपली इस j के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो j स्क्वायर की जगह -1 हो गया। तो ये -1 इस वाली टर्म के साथ में आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस का बीटा जेड। तो इसके साथ तो कोई फेज वाला फैक्टर बचा नहीं, तो ये एम्पलीट्यूड के साथ अटैच हो गया। बाकी फेज वाला फैक्टर बचा j इंटू अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। अब ये जो नया एम्पलीट्यूड बना है इसमें देखो ई नोट के साथ एक टर्म यहाँ पे अटैच हो गई है आपकी e की पावर माइनस बीटा जेड। अब ये जो e की पावर माइनस बीटा जेड है ये एक्सपोनेंशियली इस ई नोट को डिक्रीज करेगी क्योंकि इसमें पावर में माइनस है। तो ये हो गया e की पावर माइनस बीटा जेड विच इज आपका क्या है, एक एक्सपोनेंशियल डी के टर्म में इन द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बीटा को क्या कहते हैं? बीटा को कहते हैं हम लोग यहाँ पे मेजर ऑफ एटेन्यूएशन और एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और अल्फा को क्या कहते हैं यहाँ पे? फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज और बोल सकते हैं कि जो रीजन ऑफ एटेन्यूएशन है आपका फील्ड वेक्टर का, उसके एम्पलीट्यूड का जो एटेन्यूएशन का रीजन है, एटेन्यूएशन का मतलब होता है किसी चीज का क्षीण होना, धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे उसका कम होना। ठीक है, तो इसका जो रीजन ऑफ एटेन्यूएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का या मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का, रीजन इज कि वेव जो है एक इलेक्ट्रिक करंट सेट कर लेती है मीडियम के अंदर, जो आपकी ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी वजह से एनर्जी का डिसिपेशन हो जाता है, यानी कि एनर्जी खर्च हो जाती है। एनर्जी खर्च हो जाती है तो क्या होता है, आपका एम्पलीट्यूड घट जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक नीचे फिगर डिनोट किया है जिसमें हम बता रहे हैं कि जब कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर वेव आपकी ट्रेवल करती है तो किस तरीके से ग्रेजुअली उसका मैग्नीट्यूड घटता चला जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार बीटा की वैल्यू कंडक्टर के लिए और देख लेंगे और नॉन कंडक्टर के लिए। अब जो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 होगी। ठीक है, नॉन कंडक्टर की कंडक्टिविटी 0 होगी। जब सिग्मा 0 हो जाएगा, ये सिग्मा है, ये सिग्मा अगर 0 हो गया तो √1 बचा, √1 इज जस्ट 1। अब +1 -1 आपका 0 हो गया, देयरफॉर बीटा क्या हो गया, बीटा भी 0 हो गया आपका। किसके लिए, नॉन कंडक्टर के लिए। बीटा क्या था, एटेन्यूएशन कांस्टेंट। जब बीटा ही 0 हो गया यानी एटेन्यूएशन कांस्टेंट 0 हो गया, हेंस आपका नॉन कंडक्टर में क्या होगा, कोई भी एटेन्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, अब गुड कंडक्टर के लिए क्या केस है, उसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक परफेक्ट कंडक्टर के लिए क्या होता है, कंडक्टिविटी आपकी इन्फिनिटी होती है परफेक्ट कंडक्टर के लिए। और गुड कंडक्टर के लिए जो आपकी सिग्मा यानी कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी लार्ज होती है। काफ़ी लार्ज होने का मतलब ये है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। जब ये 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा का सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा, तो इसका स्क्वायर और भी ज़्यादा बड़ा होगा। जब इसका स्क्वायर और भी ज़्यादा बड़ा होगा तो इस 1 को क्या करेंगे, इस 1 को कर देंगे नेग्लेक्ट। ये 1 हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। इस 1 को हमने नेग्लेक्ट किया और इस अंडर रूट से बाहर निकल के क्या बन गया, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा। अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा दोबारा से आपका 1 से तो बहुत बड़ा है, ये रहा हमने यहाँ देख लिया। जब 1 से बड़ा है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, -1 को भी नेग्लेक्ट कर देंगे।
जब इस -1 को भी नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या बन गया आपका म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर बाय 2 इंटू सिग्मा बाय एप्सिलन ओमेगा। अब यहाँ पे एप्सिलन से एप्सिलन कट गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, और बीटा की वैल्यू यानी एटीन्यूएशन कांस्टेंट एक गुड कंडक्टर के लिए कितना आ गया, अंडर रूट म्यू ओमेगा सिग्मा बाय 2। तो ये हमारा डेरिवेशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम का। इसको हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है, क्या क्या हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब यहाँ पे आप शुरू से अगर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कहा कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर करंट डेंसिटी सिग्मा इंटू ई होती है, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो 0 होती है क्योंकि चार्ज वॉल्यूम के अंदर नहीं होता, सिर्फ सरफेस पे होता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने फिर यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज कर दी थी। चेंज क्या कर दी, जिसमें रो आया वहाँ पे रो की जगह 0 रख दिया, और जिसमें जे आया वहाँ पे जे की जगह सिग्मा ई रख दिया, विच इज़ फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव इक्वेशन निकालनी थी, तो थर्ड वाली जो इक्वेशन है ये डेल क्रॉस ई की, इसका हमने कर्ल ले लिया दोनों साइड कर्ल लेके यहाँ पे 3 वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। उसका फॉर्मूला लगाया तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है डेल डॉट ई ये हमारा 0 हो गया, सेकंड वाला पार्ट हमारा एज इट इज रह गया। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से डेल क्रॉस बी बन गया। अब डेल क्रॉस बी की जगह हमने फोर्थ इक्वेशन से डेल क्रॉस बी की वैल्यू रख दी। फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू रखते ही जो हमारी इक्वेशन ये बनी, ये बन गई हमारी वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिमिलरली करके लिख दिया। सिमिलरली करके लिखने के लिए बस ई को बी से रिप्लेस कर दो, बाकी इक्वेशन सेम ही आएगी। दोबारा चाहो तो आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो वेव इक्वेशन है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई नोट ई की पावर जे के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर जो आपकी ईएम वेव है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स डायरेक्शन में। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था और अभी भी फिर से आपको बताया था कि जो डेल्टा ऑपरेटर है वो इक्विवेलेंट होगा जेके के। क्यों? क्योंकि हर बार डेल्टा ऑपरेटर को यहाँ ऑपरेट कराओगे तो मल्टीप्लिकेशन में जेके आ जाएगा, और डेल बाई डेल टी जो है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका माइनस का जे ओमेगा के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो वेव इक्वेशन थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की उसमें डेल्टा की जगह जे के रख देंगे और डेल बाई डेल टी की जगह माइनस जे ओमेगा रख देंगे। ये रहा, डेल्टा की जगह जे के रख दिया, डेल बाई डेल टी की जगह माइनस जे ओमेगा रख दिया, ऐसे यहाँ पे। और ये सब कुछ रखने के बाद के स्क्वायर हमारा निकल के आ गया म्यू सिग्मा ओमेगा जे प्लस म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर। अब जे के साथ वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया, और जिसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं है यानी जे नहीं है वो रियल पार्ट हो गया। तो इससे हमें पता चला कि के जो हमारा प्रोपगेशन वेक्टर है वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। फिर हमने सोचा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो के को अल्फा प्लस जे बीटा की फॉर्म में होना चाहिए, तो क्यों ना हम के को मान लें कि ये अल्फा प्लस जे बीटा है, और फिर यहाँ से के स्क्वायर निकाल लें। तो जब हमने यहाँ से के स्क्वायर निकाला तो के स्क्वायर हमारा आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इंटू जे। अब जो के स्क्वायर की वैल्यू पहले आई थी और जो ये हमने अल्फा प्लस जे बीटा से निकाली उसको, उन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। रियल पार्ट को रियल पार्ट से, येलो वाले को येलो से, और ग्रीन वाले को ग्रीन से कंपेयर कर दिया। जब कंपेयर किया तो हमने देखा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो गया म्यू एप्सिलन ओमेगा स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा हो गया म्यू सिग्मा ओमेगा। अब हमें यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने देखा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है, तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 10। अब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू निकल गई, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारी बीटा की वैल्यू निकल गई। तो बीटा की वैल्यू निकल के ये आ गई शेडेड वाला पार्ट। अब बीटा जो है इसको हम कहते हैं एटीन्यूएशन कोफिशिएंट। ये क्यों कहते हैं ये अभी देख लेते हैं हम।
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल सॉल्यूशन था वेव इक्वेशन का वो था E इज इक्वल्स टू ई नोट ई की पावर जे के जेड माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे k की जगह रख दो अल्फा प्लस जे बीटा। जब k की जगह अल्फा प्लस जे बीटा रख दिया हमने यहाँ पे, तो इसकी j के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका एक टर्म बन गई जे स्क्वायर बीटा। जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो अब चूंकि ये तो रियल पार्ट बन गया, रियल पार्ट बन गया तो, और दूसरा आपका जो है ना तो ये आपका फेज बता रहा है ना ये आपका वेव वेक्टर बता रहा है, तो इसको हमने निकाल लिया बाहर। जब हमने इसको बाहर निकाल लिया तो ये बन गया हमारा एम्पलीट्यूड के बाजू में आ गया, और इसको हमने कहा कि ये हमारा साथ में एम्पलीट्यूड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। जो दूसरे वाला पार्ट है ये हमारा फेज वाला पार्ट बन गया ई की पावर जे अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीट्यूड के साथ वाला पार्ट बन रहा है ये डिक्रीज कर रहा है एम्पलीट्यूड को, क्योंकि इसमें ई की पावर माइनस बीटा जेड है। तो हमने कहा कि बीटा जो है वो क्या हो गया हमारा मेजर ऑफ एटेन्यूएशन हो गया या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो गया। इस एटेन्यूएशन का यानी ये जो एम्पलीट्यूड हमारा कंडक्टिंग मीडियम में लगातार कम होता है उसका कारण हमने क्या बताया, हमने कहा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है कंडक्टिंग मीडियम के अंदर तो वो एक इलेक्ट्रिक करंट सेट कर देती है मीडियम में, और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है वो खर्च होने लग जाती है, यानी एनर्जी का डिसिपेशन होने लग जाता है। जब डिसिपेशन होने लग जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड घटने लग जाता है, ठीक है। तो ये हमने इसका कारण बता दिया। फिर हमने कहा कि देखो जी जो नॉन कंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी 0 होती है। जब सिग्मा 0 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि सिग्मा 0 तो अंडर रूट वन मतलब 1 आ गया, 1 माइनस 1 इज 0, तो बीटा 0। जब बीटा 0 यानी एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो इसका मतलब एटेन्यूएशन भी नहीं हो रहा नॉन कंडक्टर में। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि परफेक्ट कंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा बीटा की वैल्यू, तो गुड कंडक्टर के केस में। तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए तो हमको मालूम है कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होती है, और गुड कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। बहुत हाई होने का मतलब ये है कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा बहुत बड़ा होगा 1 से। जब 1 से बड़ा होगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा के बाजू में जो 1 आ रहा है उस 1 को हम कर देंगे नेग्लेक्ट। उसको नेग्लेक्ट करने के बाद ये अंडर रूट में आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा, जब ये अंडर रूट में तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है अंदर। तो ये सिंगल पावर वाला बाहर आ गया। इसके बाजू में फिर से -1 आ गया, उसको फिर से हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इसको नेग्लेक्ट करते ही बाहर वाली टर्म की सिग्मा बाय एप्सिलॉन ओमेगा में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गई। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई तो यहाँ से बीटा आ गया हमारा इक्वल टू अंडर रूट म्यू ओमेगा सिग्मा बाय 2। बीटा मतलब एटेन्यूएशन कोफिशिएंट गुड कंडक्टर के लिए ये आ गया। अब इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हम स्किन डेप्थ में यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा फुल डेरिवेशन था किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम का, और इसको हमने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ा, और हमको ये पता चला कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड घटने लग जाता है, ठीक है। और वो एम्पलीट्यूड किस तरीके से घटता है उसके लिए हमने क्या करा है, बीटा की वैल्यू निकाल ली है। तो हमने बीटा के थ्रू बता दिया है कि कैसे वो जो एम्पलीट्यूड घटता है उसके लिए जो कोफिशिएंट हमने निकाला है बीटा, वो किस तरीके से कंडक्टिविटी और परमिटिविटी और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन सब पे डिपेंड करता है, वो हमारा ये फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट डेरिवेशन। अगर आपको कोई डाउट बच जाता है या कुछ भी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को ज़रूर छोड़िएगा। एंड अगर आपको ये अच्छा लग रहा है डेरिवेशन तो उसको लाइक करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको रियल में अच्छा लग रहा है। एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए इसको उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में मार्क्स थोड़े से अच्छे आ जाएं। All the best to all of you and thanks a lot.